उस दिन सुबह से ही आसमान पर बादल छाए हुए थे और सदा की भांति मुझे उदास कर गए थे। न जाने क्यों ये बादल मेरे मन के अंधेरों को और भी अधिक गहन कर देते हैं। और तब आरंभ हो जाता है मेरे भीतर का द्वंद्व। इस अंतर्द्वंद में मैं कभी विजयी हुआ हूँ तो कभी बुरी तरह पराजित भी हुआ हूँ। मैं आत्मविश्लेषण करते हुए कभी तो स्वयं को दोषी पाता हूँ तो कभी बिल्कुल निर्दोष। सोचता हूँ दुनिया में और भी तो लोग हैं, सबके सब बड़े संतुष्ट प्रतीत होते हैं, या फिर यह मेरा भ्रम मात्र है, अर्थात सब मेरी ही तरह सुखी होने का ढोंग रचाते होंगे। खैर जो भी हो, मैं उस दिन उदास था। उस उदासी के दौर में मुझे अपनी ममता भरी माँ बहुत याद आई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में मेरे घर में सभी सुख सुविधाएं मौजूद थीं। पिता अच्छे पद पर कार्यरत थे। मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान था। न जाने क्यों और कब और कैसे विदेश देखने और वहीं बसने की इच्छा मन में उत्पन्न हो गई। मित्रों के मुख से जब कभी अमेरिका, इंग्लैंड में बसे हुए उनके संबंधियों के बारे में सुनता तो मेरी यह इच्छा प्रबल हो उठती थी। माँ तो कभी भी नहीं चाहती थीं कि मैं विदेश जाऊं, क्योंकि ले देकर उनका एकमात्र चिराग मैं ही तो था। एक दिन कॉलेज में मेरे साथ बीएससी में पढ़ने वाले मित्र सुरेश ने मुझे बताया कि उसके इंग्लैंड में बसे हुए मौसा जी का पत्र आया है। वे अपनी एकमात्र पुत्री सुकेशनी के लिए भारत के किसी पढ़े लिखे लड़के को इंग्लैंड बुलाना चाहते हैं। वहाँ और मित्र भी बैठे हुए थे। मैंने बात ही बात में पूछ लिया, सुरेश तुम्हारी बहन सुकेशनी है कैसी? सुनते ही सुरेश ठहाका लगाते हुए बोला, क्यों तू शादी करेगा क्या उससे? उसका यह कहना था कि सभी मित्र खिलखिला कर हंस पड़े। मैं झेंप कर पुस्तकालय की ओर बढ़ गया। उन सबके ठहाके वहाँ तक भी मेरा पीछा करते रहे। उसके कुछ दिन पश्चात मैं किसी आवश्यक काम से सुरेश के घर गया हुआ था। उसके माता पिता भी घर पर थे। हम सभी ने एक साथ चाय पी। तभी सुरेश के पिता ने पूछा, विशेष तुम बीएससी के बाद क्या करोगे? जी चाचा जी, मैं एमएससी में प्रवेश लूँगा। मेरे माता पिता भी यही चाहते हैं कि मैं एमएससी करूं। तभी सुरेश की माँ ने मुस्कुराते हुए पूछ लिया, सुरेश कह रहा था कि तुम विदेश जाने के बड़े इच्छुक हो। अपनी बहन की लड़की के लिए हमें अच्छा पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। तुम्हें व तुम्हारे परिवार को हम लोग भली भांति जानते हैं। कहो तो तुम्हारे लिए बात चलाएं। मैंने जल्दी से कहा, जी आप मेरे माता पिता से बात कर लें। मैं उन्हें नमस्ते कहकर बाहर निकल गया। अगले रविवार को सुरेश के माता पिता हमारे घर आए। मैंने माँ को पहले ही सब बता दिया था। माँ तो वैसे भी मेरी इस इच्छा को मेरा पागलपन ही समझती थी, लेकिन इस रिश्ते की बात सुनकर वे बौखला सी गईं, जबकि पिताजी तटस्थ थे। न जाने क्यों, यह मुझे ज्ञात नहीं था, परंतु माँ पर तो मानो वज्र ही गिर पड़ा। हम सभी ने एक साथ नाश्ता किया। उन लोगों ने अपना प्रस्ताव रख दिया था। सुनकर माँ बोली, बहन जी एक ही तो बेटा है हमारा, वह भी हमसे दूर चला जाएगा तो यह हम कैसे सह पाएंगे? सुरेश की माँ बोली, बहन जी सहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भाई साहब की अवकाश प्राप्ति के पश्चात आप लोग भी वहीं बस जाइएगा। मैंने पिताजी के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट सहज ही देख ली थी। वे बोले, बहन जी आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, आप बात चलाइए। मैं विशेष की एक फ़ोटो आपको दे रहा हूँ। फ़ोटो की बात चलने पर सुरेश की माँ ने भी सुकेशनी की एक रंगीन फ़ोटो हमारे सामने रख दी। लड़की बहुत सुंदर तो नहीं थी, पर ऐसी अनाकर्षक भी नहीं थी। फिर मैंने भला कब अपने लिए अद्वितीय सुंदरी की कल्पना की थी? मेरे लिए तो यह साधारण सी लड़की ही विश्व सुंदरी से कम न थी, क्योंकि इसी की बदौलत तो मेरी बरसों से सहेजी मनोकामना पूरी होने जा रही थी। बात चलाई गई और सुरेश के मौसा मौसी अपनी पुत्री सहित 1 महीने के उपरांत ही भारत आ गए। मुझे तो उन लोगों ने फ़ोटो देखकर ही पसंद कर लिया था। बड़ी धूमधाम से शादी संपन्न हुई। सुकेशनी फ़ोटो की अपेक्षा कुछ अच्छी थी, पर रिश्तेदार दबी जुबान से कहते सुने गए कि राजकुमार जैसा सुंदर लड़का अपने जोड़ की पत्नी न पा सका। पिताजी ने मेरा पासपोर्ट दौड़ धूप करके बनवा लिया था। वह वीज़ा के लिए प्रयत्न सुकेशनी के पिता अर्थात मेरे ससुर कर रहे थे। चूँकि सुकेशनी इंग्लैंड में ही जन्मी थी, अतः वीज़ा मिलने में भी अधिक परेशानी नहीं हुई। शादी के 1 महीने पश्चात ही मुझे सदा के लिए अपनी पत्नी के घर जाने हेतु विदा हो जाना था।
लोग तो बेटी की विदाई पर आंसू बहाए जा रहे थे। माँ बार बार रोए जा रही थीं, परंतु अपनी जननी के आंसू भी मुझे विचलित न कर सके। निश्चित दिन मैं भारत से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। हवाई जहाज़ में मेरे समीप बैठी मेरी पत्नी शर्माई सकुचाई ही रही, परंतु जब हम लंदन स्थित अपने घर पहुँचे तो सुकेशनी ने साड़ी ऐसे उतार फेंकी जैसे लोग केले का छिलका फेंकते हैं। मैं क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गया। उसने चिपकी हुई जीन्स व बिना बाहों वाला टॉप पहना तो ऐसा लगा कि अब वह अपने वास्तविक रूप में आई है, मानो अभी तक तो वह अभिनय ही कर रही थी। एक क्षण के लिए मेरे मन के अंदर यह विचार कौन गया कि कहीं इसने शादी को भी अभिनय ही तो नहीं समझ लिया है। पर बाद में लगा कि 22 वर्षीय युवती शादी को मजाक तो कदापि नहीं समझेगी। कॉन्वेंट स्कूल में आरंभ से ही पढ़े होने के कारण भाषा की समस्या तो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं थी। भारत में अटक अटक कर हिंदी बोलने वाली सुकेशनी, जिसे मैं प्यार से सुकू कहने लगा था, वह केवल अंग्रेजी ही बोलती थी। यहाँ पर आधुनिक सुख सुविधाओं से संपन्न घर मुझे कुछ दिनों तक तो असीम सुख का एहसास दिलाता रहा। सुकू जब फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हुई मेरे कंधों पर हाथ मारते हुए बेशर्मी से हंसती तो मेरे सास ससुर मानो निहाल हो जाते। परंतु मैं आखिरकार था तो भारतीय संस्कृति व सभ्यता की मिट्टी में ही उपजा पौधा, इसलिए मुझे यह सब बड़ा अजीब सा लगता था। पर विदेश में बसने की इच्छा के समक्ष मैंने इन सब बातों को अधिक महत्व देना उचित नहीं समझा। देखते देखते 1 वर्ष बीत गया था। अचानक ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने खाई में गिराना चाहा हो। हड़बड़ा कर मैंने देखा, सामने सुकू खड़ी थी। वह मुझे हिला हिलाकर पूछ रही थी, विशेष कहाँ खो गए? अचानक मैं अतीत से वर्तमान में आ गया। विशेष तुम्हें पिताजी बुला रहे हैं। मैं सुकू के साथ ही उसके पिता के अध्ययन कक्ष में पहुंचा तो वे मुझसे बोले, बेटा विशेष, मैंने तुम्हारे लिए बर्मिंघम शहर में एक नौकरी का प्रबंध किया है। तुम्हें साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। मैंने हड़बड़ा कर उत्तर दिया, पर पिताजी, मैं तो अभी आगे पढ़ना चाहता हूँ। वे मेरी बात काटते हुए बोले, बेटे, यहाँ के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। यहाँ पर काम मिलना मुश्किल होता जा रहा है। वह तो कहो कि उस फैक्ट्री के मालिक मेरे मित्र हैं, अतः तुम्हें बगैर किसी अनुभव के ही काम मिल रहा है। मेरा कहा मानो, तुम बर्मिंघम जाकर साक्षात्कार दे ही डालो। रही पढ़ाई की बात, तो बेटे, तुम्हारे सामने अभी पूरा जीवन पड़ा है, पढ़ लेना जितना चाहो। मुझे उनकी बात में तर्क व अनुभव दोनों ही दृष्टिगोचर हुए, अतः मैं उनकी बात मानते हुए निश्चित दिन साक्षात्कार हेतु बर्मिंघम चला गया। यह डब्बा बंद खाद्य पदार्थ बनाने वाली एक बड़ी फैक्ट्री थी। साक्षात्कार के बाद ही मुझे पता चल गया कि मुझे यहाँ नौकरी मिल गई है। मैं प्रसन्न मन से लंदन पहुँचा, बस सबको यह खुशखबरी बता डाली। सुकू के माता पिता निश्चिंत हो गए कि दामाद आत्मनिर्भर होने जा रहा है, और सुकू इस बात से बड़ी प्रसन्न हुई कि अन्य लड़कियों की भांति वह भी अब अपना अलग घर बनाने व सजाने जा रही है। ससुर जी ने हमारे साथ जाकर किराए के फ्लैट व अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर दिया। हम फ्लैट में रहने के लिए भी आ गए। हमें व्यवस्थित होता देखकर मेरे ससुर 1 हफ्ते के पश्चात लंदन वापस चले गए। हम दोनों बड़े ही उत्साहित और खुश थे। सुकू घर को सजाने की नवीन योजनाएं बनाने लगी, पर उन योजनाओं में माँ बनने की योजना भी सम्मिलित रही। यह मुझे बाद में पता चला। 9 महीने के पश्चात मैं एक फूल सी कोमल व अत्यंत सुंदर बच्ची का पिता बन गया। सुकू की माँ 2 महीने पूर्व ही सब संभालने को आ गई थीं। इधर मैंने भी कार चलाना सीखना आरंभ किया हुआ था। आशा थी कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होते ही कोई बढ़िया हालत की पुरानी कार खरीद लूँगा, पर बच्ची के आ जाने से खर्चे कुछ ऐसे बढ़े कि मुझे कार खरीदने की बात को फिलहाल कुछ समय तक भूल जाना पड़ा। बच्ची का नाम हमने अनुप्रिया रखा था। समय अपनी गति से बीतता जा रहा था। अनुप्रिया के प्रथम जन्मदिन पर मैंने 2500 पाउंड की एक पुरानी कार खरीद ली थी। 2-3 महीने बाद ही एक दिन सुकू ने अपने दोबारा गर्भवती होने की सूचना मुझे दी तो मैं अचंभित रह गया, परंतु सुकू ने समझाया, देखो, यदि परिवार जल्दी ही पूरा हो जाए तो इसमें बुराई क्या है। 2 बच्चे हो जाएं तो मैं भी जल्दी मुक्त हो जाऊंगी और नौकरी कर सकूंगी। मैं पुनः अपने कार्यों में व्यस्त हो गया। कहना आवश्यक न होगा कि मुझे घर के सभी कार्यों में सुकू की सहायता
अंग्रेज पतियों की भांति करनी पड़ती थी। यहाँ तक तो ठीक था, पर मुझे एक बात बहुत खलती थी और वह थी सुकू की तेज जुबान व दबंग स्वभाव। मुझसे दबने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। इसके विपरीत वह मुझ पर पूर्ण रूप से हावी हो जाना चाहती थी। यहाँ पर मैं समझौता करने को तैयार नहीं था। फलस्वरूप घर में झगड़े होते रहते थे। इन्हीं झगड़ों के मध्य सुकू ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। मेरी सास इस बार भी यहीं पर थीं। नाती पाकर वह निहाल हो गई थीं। मैंने अपने घर के लिए अनुप्रिया के साथ अनन्य की फ़ोटो खींचकर पत्र व फोटो अपने माता पिता को भेज दी थी कि वे भी अपने पोते की खबर से खुश होंगे। 2 बच्चों की वजह से हमारे खर्चे बहुत बढ़ रहे थे। इस देश में जहाँ आमदनी अच्छी थी, वहाँ महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी। बच्चों का पालन पोषण यहाँ बहुत महंगा पड़ता है। अतः मैंने कार पर होने वाले खर्चे को बचाने के लिए अपनी कार 2000 पाउंड में बेच दी। यह बात सुकू को बहुत बुरी लगी, क्योंकि उसे अब खरीदारी करने के लिए टैक्सी और बसों पर निर्भर रहना पड़ता था। कार बिकने के परिणाम स्वरूप प्राप्त 2000 पाउंड को मैंने बैंक में जमा कर दिया था। मैं फैक्ट्री बस से चला जाता था। कार के रखरखाव व पेट्रोल पर होने वाले खर्चे अब बचने लगे थे। अनुप्रिया 2.5 वर्ष की और अनन्य 3 माह का हो चला था कि मुझे पता चला कि सुकू नौकरी की तलाश कर रही है। मैंने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, तुम नौकरी करोगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? वह चिढ़े स्वर में फुफकारते हुए बोली, अच्छा, तो तुम चाहते हो कि इन बच्चों को संभालने के लिए मैं दिन रात घर में ही घुसी रहूं? इनके लिए तुम्हें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। किसी अच्छे शिशु सदन में इनका प्रबंध भी हो जाएगा। किसी अच्छे शिशु सदन में इनका प्रबंध भी हो जाएगा। मैंने उत्तेजित होकर पूछा, तो क्या तुम दृढ़ निश्चय कर चुकी हो कि नौकरी अवश्य करोगी? तब वह धीरे से बोली, हाँ विशेष, हमें कार की आवश्यकता है। उसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा? तब मैंने कहा, हमारा न कहकर केवल अपना काम कहो। बच्चों की देखभाल का उत्तरदायित्व तुम्हें बोझ लग रहा है। कार की आवश्यकता के आगे तुम बच्चों की आवश्यकताओं के महत्व को नकार रही हो। यदि ऐसा ही था तो माँ बनने का शौक़ क्यों पाला था? पर मेरी इन बातों को अनसुनी सी करती हुई वह ऊपर सोने के कमरे में चली गई और मैं सोचता रहा, यह कैसी नारी है जो भौतिक साधनों के समक्ष अपने ही बच्चों की उपेक्षा कर रही है।